In today's session, we discuss the following points. First of all, in the previous section, we have done the program of the two-dimension array. Okay. Uh, to continue that session, we have to use the program to display the diagonal elements, display reverse diagonal elements of a square matrix, write a program to display addition of two matrices and multiplication of the two matrices. Okay. First of all, we can use the how to display the diagonal elements. Okay, screen is visible. Hello, screen is visible. Yes, sir. Okay. First of all, we see that how to display the diagonal elements of any square matrix. Basically, जब भी हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स की बात करेंगे तो बेसिकली डायगोनल एलिमेंट्स हम तभी निकाल पाएंगे जब वो मैट्रिक्स किस टाइप का होगा, स्क्वायर होगा. स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? दैट मीन्स की रो एंड कॉलम्स बोथ आर इक्वल. ओके, नाउ we can see how it will be possible by C program. We have to write a program to input a square matrix. Okay, a square matrix and display its principal diagonal. Basically, both two types of diagonal available in a square matrix. One is the principal diagonal or second is the reverse diagonal. Okay, so for our first program is to find out the principal diagonal. Okay, first of all, we have to include the header files stdio.h, and second one is the include conio.h. Okay, then according to the question, we have to input a square matrix, then we have to declare a square matrix. Okay, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैट्रिक्स डिक्लेयर करेंगे int a33, पता है आपको, ठीक है, टू डायमेंशनल है. लूप कितना यूज होगा, यहाँ पे दो लूप यूज होगा. दोनों जो लूप यूज करेंगे, पहला इनर लूप और एक आउटर लूप और एक इनर लूप. उसके लिए बेसिकली वी हैव टू रिक्वायर टू वेरिएबल्स, तो यहाँ पे आईजे दे दिया. ओके, क्लियर स्क्रीन. नाउ अभी हमें क्या कराना है, इनपुट कराना है. तो इनपुट कराने के लिए फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस. ओके, i less than 3. Now for a equal to 0, j less than 3, j plus plus. ओके, इसके अंदर में क्या लिखेंगे, जो हमें स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट होगा, इंटर एलिमेंट करने के लिए. तो प्रिंट एफ स्लैश एन इंटर एलिमेंट्स. ओके, स्लैश टी. नाउ रीड द वैल्यू scanf %d रेफरेंस ऑफ यहाँ पे a, i एंड j. ओके, इस कोड को तो हमने बहुत बार यूज भी कर लिया है अभी तक. ठीक है, अब एक काम करेंगे, जो भी हम मैट्रिक्स हमने इनपुट किया, ये तो इनपुट के लिए कोड हो गया. अब हमें क्या करना है, उसको एक बार डिस्प्ले करेंगे. डिस्प्ले करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि उसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कौन सा है. ठीक है, यहाँ पे कमेंट बना के लिख देते हैं, कोड टू डिस्प्ले द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स. ओके, अब इसके लिए क्या कोड लिखेंगे, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि वन डायमेंशनल लो या टू डायमेंशनल लो, कोई भी चीज आप यूज करते हैं तो उसके अंदर में क्या होता है, अगर वन डायमेंशनल यूज करेंगे तो एक सिंगल लूप चलेगा, टू डायमेंशनल करेंगे तो दो लूप चलेगा. तो उसी तरीके से एक बार फिर हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस. ओके, नाउ फॉर j इक्वल टू 0,
j less than 3, j plus plus, okay, then printf। अब हमें क्या करना है, सिंपली डिस्प्ले कराना है, तो डिस्प्ले कराने के लिए सिंपली लिख सकते हैं %3d, ओके, और वेरिएबल का नाम क्या है, eirj, ठीक है ना। देन यहाँ पे क्योंकि मैट्रिक्स फॉर्मेट में कराना है, तो ये जो इनर लूप है हमारा, ये क्या करेगा, पूरा एक रो को प्रिंट करेगा, और एक रो प्रिंट होने के बाद उसको कहाँ, जब कंडीशन फॉल्स होगा तो बाहर आएगा, तो बाहर होने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसको न्यू लाइन में भेजना पड़ेगा, है ना, न्यू लाइन, ओके, न्यू लाइन में भेज दिया इसको, और देन इसको क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से आपका जो अभी मैंने प्रोग्राम लिखा, इसके अंदर में क्या हुआ कि आपने सिंपली एक मैट्रिक्स, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट को इंसर्ट किया और उसको डिस्प्ले किया। एक बार इसको कंपाइल करके देख लेते हैं, कंपाइल नाउ, रन, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 आ रहा है मैट्रिक्स फॉर्मेट में। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल डायगोनल और रिवर्स डायगोनल दोनों कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट डू मीन बाय प्रिंसिपल डायगोनल एंड व्हाट डू मीन बाय रिवर्स डायगोनल। तो यहाँ जो प्रिंसिपल डायगोनल है दैट इज 1 2 एंड 3, ठीक है, उसके बाद है आपका 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल डायगोनल वो कौन सा है, 1 5 और 9, ओके। ओके, अब हमें क्या करना है, प्रिंसिपल डायगोनल के लिए कोड लिखना है। तो प्रिंसिपल डायगोनल के लिए क्या कोड लिखेंगे, टू डिस्प्ले प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमने प्रोग्राम रन किया था, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बार लिखना चाहूंगा इसके लिए, कोड समझाने के लिए। देखिए पहला जो एलिमेंट है उसका इंडेक्स क्या है, 0 0, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए a 0 0, इसी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। a सेकंड वाले का इंडेक्स क्या है, a 0 1, ठीक है। थर्ड वाले का क्या है, a 0 और 2, क्लियर है। नेक्स्ट a इसका क्या है 1, नेक्स्ट 0, यहाँ पे क्या है a 1 1, यहाँ पे क्या है a 1 एंड 2, ओके, यहाँ पे a 2 देन 0, ठीक है, a 2 देन 1, ओके, a 2 और देन 2, क्लियर है। तो यहाँ पे हमें जो प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर में कौन सा एलिमेंट आएगा, a00, a11 और a22, ठीक है। तो अब इसके लिए जो हमें कोडिंग करनी है, बेसिकली जब भी आपको जो भी हमारा जो 2 डायमेंशन एरे है, दैट मीन्स कि मैट्रिक्स के एलिमेंट्स पे जब भी आपके किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स को आपको डिस्प्ले कराना है, तो वहां पे जो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है उसका इंडेक्स, दैट मीन्स की आई और जे की वैल्यू। अगर आप आई और जे के बीच के रिलेशन को अगर आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके का यूनिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहा है, ठीक है, तो अगर आई और जे के बीच में उस रिलेशनशिप को अगर आप लॉजिकली अगर आप समझ पाते हैं, तो देन आप इजीली उसको कोड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल डायगोनल, व्हाट विल बी द लॉजिक बिहाइंड इट, कि हाउ कैन वी डिस्प्ले द प्रिंसिपल डायगोनल। यहाँ पे देखिए a00, a11 और a22, ठीक है। तो 0 0 यानी फर्स्ट वैल्यू जो है y की है, सेकंड वैल्यू किसकी है, j की है, सेम उसी तरीके से है। तो यहाँ पे एक कॉमन जो चीज आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे i और j दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है ना, 0 0 1 1 2 2, दैट मीन्स कि i और j दोनों की वैल्यू इक्वल है। और इस तरीके की प्रॉपर्टी किसी बाकी एलिमेंट्स के अंदर में वो नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है ना, बाकी सारे में डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे ये कैसे एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर में जो इनका इंडेक्सिंग किया हुआ है आई और जे से, उसमें आई और जे दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब हम इसी लॉजिक को लेकर के क्या करेंगे, कोड लिख सकते हैं, ओके। यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अब हमें डिस्प्ले करना है प्रिंसिपल डायगोनल, बस हमें कंडीशन डालना है यहाँ पे,
कंडीशन ये डालेंगे यहाँ पे, इफ क्या कंडीशन था, आई और जे बराबर होना चाहिए, तो आई इक्वल इक्वल टू जे, ठीक है। अगर है तो अब क्या करेंगे, प्रिंट एफ, और यहाँ पे क्या लिख दिया, परसेंट 3D, ओके, और यहाँ पे लिख दिया आई, ठीक है। फर्स्ट टाइम ये प्रिंट करा के दिखाते हैं, ठीक है, किस तरीके से प्रिंट हो रहा है ये। बाकी की जो नीचे मैंने आपको समझाया इसको क्या बनाना पड़ेगा, हमें कमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। हो गया, नाउ कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। इंटर एलिमेंट्स फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। कितना आ रहा है, 3D आ रहा है, कहीं छूट गया ये, यहाँ पे परसेंट छूट गया ये, इसलिए आ रहा है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, परसेंट 3D। कंपाइल नाउ रन, ओके, 1 2, हो गया। कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 0 1 2। अब ये बताइए 0 1 2 क्यों आ रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन। 0 1 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि वहां परसेंट 3D कॉमा हमने क्या लिखा था, आई लिखा था, तो आई की वैल्यू दे रहा है ना, लेकिन हमें क्या करना है, AIJ की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, तभी वो वैल्यू वहां पे डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है आई, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, AI और J। क्यों, क्योंकि आपको ऑलरेडी बता हुआ है कि जो भी आपका 2 डायमेंशन या 1 डायमेंशन जो भी एरे है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम किसके के थ्रू एक्सेस कर पाते हैं, इंडेक्स के थ्रू, है ना। तो यहाँ पे इंडेक्स कितने हैं, 2 इंडेक्स है, आई और जे। नाउ कंपाइल एंड रन, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 आ रहा है ना, 159, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा 159 आया, लेकिन ठीक है, आपका रिजल्ट तो आ रहा है कि डायगोनल एलिमेंट्स है, लेकिन अगर हम बोलें कि 159 जैसे एक कर्व टाइप से दिख रहा है ना, एक लाइन, दैट मीन्स कि 159 जिस पोजीशन में है, वन जिस पोजीशन में है वहीं पे दिख रहा है, लेकिन 5 का जो पोजीशन है वहां पे नहीं दिख रहा है वो, और 9 का जो पोजीशन है वहां पे भी नहीं दिख रहा है। तो दैट मीन्स कि जो डायगोनल एलिमेंट का जो रियल पोजीशन है, हमारा जो एलिमेंट्स है वो उसी पोजीशन पे हमें दिखना चाहिए। ओके, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू है तब तो हमारा क्या हो रहा है, वैल्यू डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन अगर कंडीशन हमारा फॉल्स होगा, उस केस में क्या होगा, वहां पे ब्लैंक स्पेस आ जाएगा, ठीक है, ब्लैंक 1 2 3 ब्लैंक स्पेस, ठीक है। यानी कंडीशन ट्रू है तब तो वैल्यू प्रिंट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स कंडीशन कितनी बार होगा, ये कंडीशन 3 बार ट्रू होगा, क्योंकि 9 एलिमेंट्स हैं तो डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे 3 दिख रहे हैं आपको, लेकिन बाकी जो 6 बार जो कंडीशन आपका फॉल्स होगा, 6 टाइम द कंडीशन बिकम्स फॉल्स, उस केस में आपका क्या होगा, ठीक है। तो उस केस में आपको इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे क्या दे देंगे, स्पेस दे देंगे। नाउ कंपाइल एंड रन, 1 2 3, दिख रहा है ना, 1 5 और 9 दिख रहे हैं, जैसे डायगोनल एलिमेंट है उस तरीके से ही आ रहा है। क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन ट्रू के लिए वैल्यू डिस्प्ले करा दी, और जैसे ही जहाँ पे कंडीशन फॉल्स नहीं हो रहा था वहां पे हमने स्पेसिंग दे दी। स्पेसिंग में ये चीज आपको ध्यान रखना होगा, परसेंट 3D हमने यूज किया है, दैट मीन्स कि यहाँ पे 3 स्पेस ले रहा है, 2 स्पेस के बाद वैल्यू प्रिंट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे जो मैंने स्पेस दिया है वो 3 स्पेस दिया है, देखिए आप, 1 2 एंड 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 स्पेस दिया है, ये चीज ध्यान रखना है आपको। तो इस तरीके से आपने देखा कि प्रिंसिपल डायगोनल आपने किस तरीके से इजीली आपने क्या किया, इसको डिस्प्ले करा दिया। ओके, नाउ अब हमें जो दूसरा प्रोग्राम है इसमें देखना है रिवर्स डायगोनल। ओके, फिर से एक बार प्रोग्राम को एक बार रन कराते हैं, क्योंकि मुझे आपको ये चीज बताना है कि इसमें रिवर्स डायगोनल कौन सा है। ओके, कंपाइल नाउ रन, इसमें जो रिवर्स डायगोनल है वो है 3 5 एंड 7, ठीक है, 3 5 एंड 7, दीज आर द रिवर्स डायगोनल। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है उसके अंदर में हमें क्या कराना है, रिवर्स डायगोनल को डिस्प्ले कराना है। देखते हैं किस तरीके से डिस्प्ले करा सकते हैं हम लोग। अगेन हम लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ यहाँ पे जो मैंने इंडेक्सिंग की है, अब हमारा रिवर्स डायगोनल देखेंगे। रिवर्स डायगोनल हमारा सबसे पहला A02 है, इसके बाद क्या है, ये है A11 है आपका, ठीक है ना।
इसके बाद कौन सा है, ये 820 है पहला, ये 820। इसके बाद आपका A11 है, इसके बाद आपका कौन सा है, A02 है। यहाँ पे भी अगर हम देखें आई और जे के बीच में एक बार फिर से एक रिलेशन देखते हैं कि किस तरीके का रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा है। तो यहाँ पे आई और जे के बीच में अगर आप रिलेशन देख रहे हैं, तो अगर हम आई और जे को ऐड करें, दैट मीन्स कि आई की वैल्यू और जे की वैल्यू को हम ऐड करें, तो इट ऑलवेज रिटर्न्स टू। देख रहे हैं आप, ये हमेशा क्या कर रहा है, टू वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। जैसे 0 + 2 2, 1 + 1 दैट विल बी 2, 2 + 0 दैट विल बी 2। इसका मतलब क्या है कि इफ i + j = 2, देन हमको क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को डिस्प्ले करा सकते हैं। लेकिन ये i + j = 2 सिर्फ ये इसी तीन ही वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी किसी जो 6 रिमेनिंग जो आपके एलिमेंट्स है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देखिए 0 0 2 1 0 नॉट इक्वल टू 2, 1 2 नॉट इक्वल टू 2, 2 2 नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। 2 + 0 2 + 1 नॉट इक्वल टू 2, दैट मीन्स कि ये जो है हमारा क्या है, यूनिक रिलेशन है। तो बस हम कोड में क्या चेंज करेंगे, आपको ये भी ध्यान होना चाहिए। कोड में जो चेंज करेंगे, ये करेंगे यहाँ पे, इफ i + j = 2। जैसे ही हम i + j = 2 कर देंगे यहाँ पे कोड के अंदर में, वैसे ही क्या होगा कि जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल जो डिस्प्ले हो रहा था, उसके जगह पे हमारा कौन सा डायगोनल डिस्प्ले हो जाएगा, रिवर्स डायगोनल हो जाएगा। ओके, नाउ कंपाइल एंड रन। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, देख रहे हैं, आ गया 3 5 7। क्लियर है। तो इस तरीके से आपने देखा कि प्रिंसिपल डायगोनल भी हो गया और रिवर्स डायगोनल भी हो गया। ओके, स्क्रीन इज विजिबल। हेलो, ओके, नाउ वी हैव टू डिस्प्ले प्रिंसिपल डायगोनल एंड रिवर्स डायगोनल बोथ इन अ सिंगल प्रोग्राम। दैट मीन्स कि प्रिंसिपल और रिवर्स डायगोनल दोनों को एक साथ अगर हम डिस्प्ले कराएं तो उसके लिए क्या लॉजिक यूज करेंगे। ठीक है, पहले एक बार हमने सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल को डिस्प्ले कराया, सेकंड टाइम रिवर्स डायगोनल को डिस्प्ले कराया। इसके बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, इसके अंदर में प्रिंसिपल और रिवर्स दोनों डायगोनल को साथ में डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज मैंने आपको बताया था, जिसको मैंने बोला था लॉजिकल ऑपरेटर, याद होगा आपको। लॉजिकल ऑपरेटर्स में यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ नीचे एक बार फिर से, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ओके, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। जिसके अंदर में क्या था हमारा, एक था एंड था, एंड जिसको हम लोग इससे भी डिनोट करते थे एंड, ठीक है। और एक क्या था आपके पास, और इसको एक्सप्लेन किसे करते थे, इससे। तो मैंने ये चीज बताया था कि लॉजिकल ऑपरेटर इज यूज टू कंबाइन टू मोर देन वन कंडीशन एट ए टाइम। लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज हम कहाँ पे करेंगे, जहां पे आपको मोर देन वन कंडीशन पे एट ए टाइम काम करना है, ठीक है। तो इस लॉजिकल ऑपरेटर्स का इंप्लीमेंटेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें प्रिंसिपल डायगोनल और रिवर्स डायगोनल दोनों एक साथ डिस्प्ले कराना है। ओके, तो दैट मीन्स कि प्रिंसिपल डायगोनल और रिवर्स डायगोनल दोनों के कंडीशन को हमें मैच कराना होगा, ठीक है। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं इफ i + j = 2, और क्या लिख सकते हैं, और क्या था, i == j, यही दो कंडीशन था ना अपने पास। ये i == j का कंडीशन किसके लिए था, प्रिंसिपल डायगोनल के लिए था, और i + j = 2 किसके लिए था, रिवर्स डायगोनल के लिए। और हमने यहाँ पे दोनों में बीच में क्या यूज कर दिया, और का मतलब ये है आइदर और, दैट मीन्स कि दोनों में से कोई अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाई होता है तो आपका क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज यहाँ पे फिल अप द, जो भी आपने हमें यहाँ पे ब्लैंक्स जो साइन दिया है यहाँ पे ब्लैंक स्पेस के लिए, वो डिस्प्ले कर जाएगा, ठीक है। तो ये जो कोड है ये इट विल बी
यूज्ड फॉर आइदर और, ठीक है, आइदर और बोथ, यानी आइदर पे भी काम करेगा और बोथ पे भी काम करेगा, दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू है तब भी आपका प्रिंट करेगा ये वैल्यू को, अगर दोनों के है तब भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि दोनों कंडीशन हमने लगा दिया, ठीक है, और बीच में कौन सा ऑपरेटर यूज कर दिया, और का मतलब है या तो आई प्लस जे की वैल्यू 2 हो या आई इक्वल टू जी है, दोनों में से कोई भी अगर कंडीशन होगा तब आपका वैल्यू डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में आपने क्या देखा, इस प्रोग्राम को जब हम लोग एग्जीक्यूट कराएंगे तो इसमें आप देखेंगे कि प्रिंसिपल डायगोनल और रिवर्स डायगोनल दोनों एक साथ डिस्प्ले होंगे। ओके, कंपाइल। यहाँ पे चूंकि कमेंट इसको नहीं बनाया है इसलिए एरर शो कर रहा नाउ। ओके, 1 2 3 4 5 6 आ गया, देख रहे हैं, देख रहे हैं क्रॉस साइन में आ रहा है ना, 1 3 5 7 9। तो यहाँ पे आपने देखा कि प्रिंसिपल डायगोनल और रिवर्स डायगोनल दोनों आपका क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा जो भी मैट्रिक्स के अंदर में जो भी ऑपरेशंस थे सिंगल मैट्रिक्स पे, बेसिकली अभी तक हमने जो भी वर्क किया है दैट विल बी परफॉर्म्ड ऑन द सिंगल मैट्रिक्स। ओके, अब जो हम लोग मैट्रिक्स पे जो ऑपरेशन करेंगे दैट विल बी ऑन द मोर देन वन। सपोज वी हैव टू फाइंड द एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, such type of operation will be required minimum 2 matrices। okay, तो जो नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम होगा उसके अंदर में हम लोग ये देखेंगे हाउ कैन वी how we can perform different types of operation like addition, subtraction, multiplication on two matrices। okay, write a program to input, okay, two matrix and display its sum। ठीक है, इसका सम निकालना है। अब आपको ये चीज ध्यान रखना होगा, दो मैट्रिक्स इनपुट करना है, तो दैट मीन्स की जो वैल्यू डिक्लेयर करना होगा जो भी हमारा है 2 डायमेंशन एरे के लिए, तो वो क्या होगा, दो मैट्रिक्स डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, और फिर दोनों को ऐड करके किसी तीसरे मैट्रिक्स में स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बना लेते हैं मैट्रिक्स इन 3 3, ठीक है, नाउ बी 3 3, देन सी 3 3। ओके, यहाँ पे वैल्यू लेते हैं आई और एक लेते हैं जे। ठीक है, क्लियर स्क्रीन। इसके बाद मैं एक और प्रोग्राम आपको बताऊंगा जिसके अंदर में जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली वैल्यू फिक्स कर दे रहे हैं, जैसे 3 3 कर दिया इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे हम लोग वैल्यू फिक्स नहीं करेंगे, वो वैल्यू कौन देगा, यूजर देगा, दैट मीन्स की डायनेमिक। ये हो गया आपका स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब है कि इसका साइज फिक्स है, लेकिन अगर रन टाइम में अगर कोई यूजर से हम ये भी तो पूछ सकते हैं ना कि आप कितना रो और कितना कॉलम इंटर करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स फॉर्म होगा। तो इसके बाद हम आपको वो प्रोग्राम बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले सिंपल सा है कि दो मैट्रिक्स तो आपको इनपुट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लूप्स आपको बहुत सारा यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली एक लूप यूज करके देन कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, 3 आई प्लस प्लस, ये किसके लिए है, हमारा ए के लिए है, ठीक है ना। फिर फॉर जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 3, जे प्लस प्लस। ओके, नाउ प्रिंट एफ स्लैश एन इंटर एलिमेंट, ओके, स्लैश टी वैल्यू। उसके बाद देन वैल्यू को रीड कर लेंगे, स्कैन एफ, देन परसेंट डी रेफरेंस ऑफ ए आई एंड जे। ओके, वैल्यू इनपुट हो गया। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बी के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो यहां से सीधा यहां से कॉपी कर लेंगे, एडिट पेस्ट। ओके, बस यहाँ पे चेंज क्या कर देंगे, ए की जगह पे यहाँ पे बी कर देंगे। क्लियर है ना। तो यहाँ पे ए और बी दोनों वैल्यू आ गया आपके पास। अब हमें क्या करना है, दोनों को का सम करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया किसके लिए, कोड आपका लिया इनपुट ए के लिए, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूं, कोड फॉर इनपुट
द एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स बी। ठीक है, और यहां पे क्या लिख सकते हैं, कोड फॉर इनपुट द एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए। ओके, अब हमें क्या करना है, सम करना है। ओके, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी। ओके, कोड लिखना है, क्या लिखेंगे, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस, देन फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस। ओके, कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, ए आई जे और बी आई जे को ऐड करके किसमें स्टोर करना है, सी आई जे में, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी आई जे इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई एंड जे। हो गया। इससे क्या होगा कि आपको पता है कि जो जिस इंडेक्स पे वैल्यू होगा, सपोज कीजिए कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है ए का, वो किस में ऐड होगा, बी के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट में। ठीक है ना, इसलिए इस तरीके से लिखा है हमने। ठीक है, अगर हम चाहें तो इसको डिस्प्ले भी करवा सकते हैं, तो डिस्प्ले कराने के लिए यहीं पर डिस्प्ले करा देते हैं, अलग से कोई जरूरत नहीं है आपको लेने का। %3D, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, जो वैल्यू आया उसी टाइम में ये डिस्प्ले हो गया, CIJ कर दिया यहाँ पे। इसके बाद पूरा वैल्यू एक रो प्रिंट होने के बाद कहाँ चला जाएगा, ये न्यू लाइन के अंदर में। ठीक है, तो /n रोज। ओके, नाउ गेट ch। ओके, इस तरीके से आपने देखा कि एक सिंपल सा प्रोग्राम। पहले फिर से एक बार देखते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग। हमने जो हमारा प्रोग्राम था वो था राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू मैट्रिक्स एंड डिस्प्ले सम। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, टू मैट्रिक्स आपको डिक्लेयर करना होगा। एक तीसरा मैट्रिक्स भी हमने लिया है, क्योंकि जब दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो वो कहीं पे जाकर के स्टोर होगा, दैट मीन्स कि किसी मैट्रिक्स में स्टोर होगा। तो उसके लिए हमने ले लिया C33। यहाँ पे C33 का मतलब ये है कि चूंकि ए, आपको ये चीज पता है मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो एडिशन और सबस्ट्रैक्शन या मल्टी सबस्ट्रैक्शन दोनों चीजें में से कोई एक ऑपरेशन अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका क्या होना चाहिए, दोनों जो मैट्रिक्स होंगे उनके रो और कॉलम क्या होने चाहिए, बराबर, यानी ऑर्डर उनका सेम होना चाहिए। ठीक है ना, यानी नंबर ऑफ रोज जिसमें ए में हो उतने ही बी में हो, और जितने नंबर ऑफ कॉलम्स ए में हो उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स बी में हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसीलिए सारी की साइज हमने क्या किया, 3 किया हुआ है, क्योंकि वो इजी तरीके से वो आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक लूप यूज कर लिया ए के लिए। ठीक है, सेकंड यहाँ पे बी के लिए कोड यूज कर लिया। जो थर्ड है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, वो है ए और बी को ऐड करने के लिए। दोनों को ऐड तो कर रहे हैं, लेकिन हम उसको स्टोर किस में करते जा रहे हैं, CIJ के अंदर में। ठीक है, लूप के अंदर में ही हमने क्या किया, वैल्यू को डिस्प्ले करा लिया। लूप से बाहर आने के बाद, क्योंकि आपको पता है ये जो लूप है ये, दैट इज द आउटर लूप। ठीक है, आउटर लूप, और ये क्या है, इनर लूप। आपको पता है कि नंबर ऑफ प्रिंटिंग का जो काम होता है, हाउ मेनी नंबर विल बी डिस्प्ले और हाउ मेनी नंबर विल बी प्रिंटेड इन अ फर्स्ट रो, इट विल बी टोटली डिपेंड्स अपॉन द इनर लूप। ओके, तो यहाँ पे जो इनर लूप है उसका काम यही होगा कि वो जितनी बार यहाँ पे ये जितनी बार एग्जीक्यूट होगा उतनी बार ये वैल्यू डिस्प्ले होता जाएगा। तो दैट मीन्स कि जैसे ही हमारा एक फर्स्ट रो कंप्लीट होगा तभी आपका कंडीशन फॉल्स होगा। फॉल्स होने के बाद हम न्यू लाइन में जाएंगे, यानी फर्स्ट रो के बाद सेकंड रो में आ जाएंगे। फिर हमारा लूप जाएगा आउटर लूप में, कंट्रोल आउटर लूप में जाने के बाद फिर इनर लूप में आएगा, और देन आपका एग्जीक्यूट होता जाएगा। ओके, नाउ रन। वैल्यू 2 देना है, तो एक 1 1 1 2 2 2 3 3 3 फर्स्ट हो गया। इस तरीके से आपका एलिमेंट आ गया 2 3 4 6 3 4 6 7 4। यहाँ पे एक थोड़ा सा ये लग रहा है कि आपको ये पता नहीं चल रहा है कि हमारा फर्स्ट ए का एलिमेंट कब खत्म हो रहा है, ये चीज आपको पता नहीं चल रहा है। तो उसके लिए हम एक कोड कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर में ही लिख देंगे, यहाँ पे printf, एक मैसेज आपको मिल जाए, इंटर
एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ओके, इस तरीके से आपको एक मैसेज मिल जाए। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे प्रिंट एफ स्लैश एन इंटर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बी स्लैश एन। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं दिया हुआ है, सेमीकोलन दे दिया है यहाँ पे। ओके, नाउ एग्जीक्यूट। ओके, फर्स्ट एलिमेंट है, देखिए आ गया ना ऊपर मैट्रिक्स है। अब आपको ये क्लियर होगा कि यूजर को कि कौन सा मैट्रिक्स इनपुट कर रहे हैं। 1 0 1 1 1 1 आ गया बी। दैट मीन्स कि आपने 9 एलिमेंट्स आपने ऑलरेडी इंटर कर दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं 1 आ गया, 2 1 2 1 2 2 ट्रिपल 2, है ना। इस तरीके से आपने देखा कि हम किस तरीके से दो नंबर मैट्रिक्स को इनपुट करा सकते हैं और दोनों को आप क्या कर सकते हैं, ऐड भी करा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अभी तक जो भी आपने मैट्रिक्स के अंदर में प्रोग्राम देखा है, इसके अंदर में एक चीज आपको दिख रहा होगा कि हम सबसे पहले ही वैल्यू को डिक्लेयर कर दे रहे हैं। ठीक है ना, कि आपका जो वैल्यू है वो 3 3 है या 4 4 है, इस तरीके का। ठीक है, ये करना है आपको। लेकिन अगर हम चाहें यूजर के थ्रू लेना तो वो किस तरीके से लेंगे, हम नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको ये इस बता रहे हैं। ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ पे फाइल यहाँ पे हमें यूजर के थ्रू लेना है। ठीक है ना, यूजर के थ्रू इनपुट लेना है मैट्रिक्स के अंदर में। तो यहाँ पे ले लेते हैं इंट ए। अब यहाँ पे ले लेते हैं, सपोज कीजिए रो, ROW रो, और यहाँ पे लिख देते हैं COL, दैट मीन्स की कॉलम। क्लियर है, ए हो गया। देन ले लेते हैं बी का लिए, बी के लिए बी यहाँ पे ले लेते हैं रो 1, यहाँ पे लेते हैं कॉलम 1। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं रो 2 और यहाँ पे लिख देते हैं COL 2। ठीक है, दो वैल्यू ले लिया हमने। अब हमें दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ले रहे हैं तो दैट मीन्स कि हमें ये भी लेना पड़ेगा इंट रो 1, ऊपर ही ले लेते हैं इसको, इंट रो 1 ऑन रो 2 कॉलम कॉलम 1 और कॉलम 2। ठीक है, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे printf स्लैश एन इंटर रो। ठीक है, इंटर रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। पहला मैट्रिक्स क्या है, ए। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स ए, यहाँ पे लिख दिया। देन स्कैन एफ कर देते हैं, स्कैन एफ %d, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो 1 ROW 1। ठीक है, इसके बाद क्या लिख सकते हैं, कॉलम। ठीक है ना, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, इंटर कॉलम, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, COL 1। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग एक को इंसर्ट कराते हैं सबसे पहले। ठीक है ना, इससे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से कोड हो रहा है। i=0 और ये कहाँ तक जाएगा, रो 1 तक। गुड, रो 1 और ये हो जाएगा i++
यहाँ पे क्या दे सकते हैं, फॉर j इक्वल टू 0, j रो 2 एंड j प्लस प्लस। ठीक है, नाउ प्रिंट एफ स्लैश n इंटर एलिमेंट स्लैश t। अब यहाँ पे वैल्यू को रीड करा लेंगे, स्कैन एफ परसेंट डी, क्या लिखेंगे, रेफरेंस ऑफ ए आई एंड जे। हो गया, नाउ क्लोज एंड नाउ क्लोज। इस तरीके से वैल्यू आप इनपुट कर लेंगे। वैल्यू इनपुट होने के बाद अब आपको देखना है वैल्यू डिस्प्ले कैसे होगा। ठीक है, डिस्प्ले द मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स है, ए। तो ए को करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, लूप यूज करेंगे। तो यहाँ से एक बार कॉपी कर लेते हैं फिर से, और यहाँ से इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब पेस्ट जब करेंगे तो यहाँ पे स्कैनएफ तो यूज नहीं होगा ना, यहाँ पे तो हमें वैल्यू सिर्फ डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट एफ %3d कामा ए आई एंड जे। मैट्रिक्स फॉर्मेट में कराना है, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रिंट एफ /n/n। हो गया, इस तरीके से ये आपका प्रोग्राम हो गया, जिसके अंदर में आपने देखा कि रो और कॉलम का जो वैल्यू है वो हम किसके थ्रू ले रहे हैं, वो हम ले रहे हैं रन टाइम में, है ना, यूजर के थ्रू। एक बार चेक करते हैं क्या रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज आप देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या बोल रहा है, कांस्टेंट। ठीक है ना, कांस्टेंट एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड। कांस्टेंट एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि दैट मीन्स कि यहाँ पे हमको वैल्यू देना है। ठीक है ना, तो अगर इस वैल्यू को यहाँ पे तो आपको देख लिया वैल्यू देना है, लेकिन अगर हमने नहीं दिया तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये भी एक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एस डिफाइन, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रो 1, यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया, सपोज कीजिए 3। वो तरीका हम बता रहे हैं आपको, हैश डिफाइन रो 2 इक्वल टू 3, सपोज कर लेते हैं, हैश डिफाइन रो 1 रो 2 लिया है ना, रो 1 और कॉलम 1 लिया था। यहाँ पे ले लेते हैं, सपोज कीजिए कॉल 1। ठीक है, कॉल 1। अब यहाँ से जब वहां पे अगर आपने लिख दिया कॉलम 1, तो देन आपको इस चीज को लिखने की जरूरत नहीं होगी। ये जो हमने लिखा है ना, फिर यहाँ पे नहीं लिखेंगे। मुझे ये चीज आपको बताना था यहाँ पे कि यहाँ पे जैसे ही हम देंगे रो 1 और कॉलम 1, अब यहाँ पे देखिए एरर शो क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे रो 1 और रो 2 की वैल्यू आपने स्पेसिफाई नहीं की, पहले नहीं की ना। तो जब स्पेसिफाई नहीं की वैल्यू, उस केस में ये आपका कैसे आएगा, यहाँ पे रो 1 और रो 2 की जब तक हम वैल्यू नहीं लेंगे तब तक तो आएगा नहीं यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज आपका एरर शो कर रहा था। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऊपर में जैसे आपको मैंने बताया था ना, इंक्लूड डायरेक्टिव और डिफाइन डायरेक्टिव, तो उस केस में हम डिफाइन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे डिफाइन यूज कर लिया, यहाँ पे डिफाइन यूज कर लिया, रो 1 का वैल्यू 3 और कॉलम 1 का वैल्यू 3। तो उस केस में जब इसको अगर हम चाहें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इसको एक बार हटा देते हैं, यहाँ पे सपोज ये कट कर दिया। ठीक है, अब जब इस प्रोग्राम को आप रन कराएंगे तब आपका क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी भी एक वार्निंग आएगा, वो क्या आएगा, देखिए रो 2 और कॉलम 2 यहाँ पे दिया हुआ है ना, रो 2 और कॉलम 2, तो यहाँ का इसकी वैल्यू दी हुई नहीं है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, कॉलम ये एरर को हटाने के लिए इसको हम एक बार रिमूव कर सकते हैं। कंपाइल करेंगे, यहाँ पे क्या आ रहा है, डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली। यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रो 2 लिखा हुआ है। ये सब आप लोग थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे
कॉलम वन, ठीक है। रो और कॉलम होता है ना, रो वन रो टू थोड़ी होता है। कोई भी अगर मैट्रिक्स में रो और कॉलम यूज करते हैं हम लोग, क्लियर है। तो इसीलिए वहां पे रो और कॉलम वन होगा, रो टू और रो वन और रो टू लिखेंगे। एरर क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमारा रो वन और कॉलम वन इस सिर्फ दो का वैल्यू स्पेसिफाई किया हुआ है ऊपर में, रो टू का तो स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है ना, इसीलिए वो आ रहा था। अभी भी आ रहा है, इसको हटा देते हैं एक बार। यहां से अच्छा, आई और जे को नहीं दिया हुआ है वेरिएबल का नाम, तो यहाँ पे ले लेते हैं आई और जे, ठीक है। कंपाइल नाउ रन। यहाँ पे देखिए 3 वैल्यूज यहाँ पे लेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8 एंड 9 आ रहा है ना। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि अगर हम चाहें यूजर से वैल्यू ना दे करके हम इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे। आपको बताया था ना, दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका इंक्लूड डायरेक्टिव और एक होता है डिफाइन। तो डिफाइन के अंदर में हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट टर्म्स को लेकर के यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका, जिसके अंदर में हम क्या कर सकते हैं, अगर यूजर के थ्रू ना लेकर के इसको सीधा ले जाकर के कहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, सिंपली प्रोसेसिव डायरेक्टिव के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा जो इसके अंदर में जो क्वेश्चन मुझे बताना है आपको, वन डायमेंशनल एरे का ही ये क्वेश्चन है, जिसको थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूंगा अभी आप लोगों से, ठीक है। जिसके अंदर में हम लोग यूजर के थ्रू ले सकते हैं कि कितना आपका मैक्सिमम साइज हो सकता है उसके अंदर में, ये चीज, ठीक है। लेकिन उसके पहले एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि एक स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट जो हम लोग इसमें यूज किया था हम लोगों ने सॉर्टिंग के अंदर में, ठीक है। तो स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं कि बेसिकली स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट होता क्या है और स्वैपिंग में करते क्या क्या है हम लोग, ठीक है। देखिए बेसिकली स्वैपिंग में होता क्या है कि जनरली क्या होता है कि दो वैल्यू हमारे पास होता है, ठीक है। फ्लोट ओनियो डॉट एच, ओके। सपोज कीजिए हमारे पास एक वैल्यू है ए की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू है 10। तो स्वैपिंग का मतलब ये हो गया कि कोई हम ऐसा कोड लिखें जिसके अंदर में क्या हो जाए, हमारा जो वैल्यू है वो आपस में इंटरचेंज कर जाए, यानी ए की वैल्यू कितनी हो जाए, 10 हो जाए, और बी की वैल्यू कितनी हो जाए, 5 हो जाए। तो बेसिकली बुक्स में आप दो मेथड्स हम लोग जनरली देखते हैं, ठीक है। जैसे एक तो होता है टी इक्वल टू ए इक्वल टू बी, जिसको आप लोग क्या करते हैं, उसको रट लेते हैं। लेकिन इसके अलावा भी मैं दो तीन आपको और बताऊंगा जिसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, स्वैपिंग कर सकते हैं। देखिए स्वैपिंग जब भी हम लोग करते हैं तो दो मेथड्स होते हैं। स्वैपिंग कैन बी फॉर्म इन टू वे, ठीक है। कौन कौन सा है? फर्स्ट जो है बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल, यानी कोई दूसरा वेरिएबल लेकर के हेल्प से करेंगे। दूसरा क्या है, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। दो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले विदाउट यूजिंग थर्ड, बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल और विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। पहले एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं, है ना। सब लॉजिक समझ लीजिए पहले। सपोज कीजिए ए की वैल्यू है 5, ठीक है, और बी की वैल्यू है 10, ठीक है। हमारा जो पहला प्रोसेस होगा वो किस तरीके से होगा, फर्स्ट, ठीक है। अगर हमें मान लीजिए कि विद यूजिंग थर्ड वेरिएबल करना है, ठीक है। तो अगर हम सपोज कीजिए सी एक वेरिएबल ले लेते हैं, सी के अंदर में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ए इंटू बी, ओके। सी को ले लेते हैं और सी को मल्टीप्लाई कर देते हैं ए इंटू बी में, है ना। उसके बाद ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं सी डिवाइडेड बाई ए, उसके बाद बी इक्वल टू लिख सकते हैं सी डिवाइडेड बाई बी। जब इतना ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे तब आपका वैल्यू स्वैप हो जाएगा। देखिए कैसे स्वैप होगा, c इक्वल टू ए इंटू बी। तो a और b की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 10 है, तो 5 इंटू 10 कितना होगा, 50। क्लियर है। a इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, c डिवाइडेड बाई a। तो c की वैल्यू कितनी है, करंट वैल्यू 50 डिवाइडेड, और a की वैल्यू कितनी है, 5। तो जब ये करेंगे ऑपरेशन तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 आ गया। दैट मीन्स a की वैल्यू 10 हो गई। नेक्स्ट b इक्वल टू क्या लिखेंगे, c डिवाइडेड बाई क्या है, b। तो c की वैल्यू अभी भी कितनी है, 50 है, और
डिवाइडेड बाई बी, तो बी की वैल्यू कितनी है 10, तो ये हमारा वैल्यू कितना दे देगा 5। तो इस तरीके से आपने देखा कि वैल्यू आपस में कैसे स्वैप हो गई। तो ये जो मेथड है दैट इज अ मेथड है, दैट इज मेथड बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल, क्योंकि हमने ए और बी के अलावा एक तीसरा वेरिएबल यूज किया है जिसका नाम क्या है सी है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सी ही यूज कर सकते हैं, सी के अलावा कोई भी वेरिएबल आप यूज कर सकते हैं। ओके, दिस इज द फर्स्ट अप्रोच। ओके, सेकंड अप्रोच क्या है? सेकंड सेकंड है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है ना, थर्ड वेरिएबल को ये तो बिना थर्ड वेरिएबल यानी ए और बी को यूज करके आपको सारा वर्क करना है। ठीक है, तो इसमें ये देख सकते हैं ए इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, फिर ए और बी, ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 10 है, उस केस में करते हैं देन ए इक्वल टू ए माइनस बी एंड बी इक्वल टू ए माइनस बी। तो एक बार चेक करते हैं लॉजिक सही है या नहीं। सबसे पहले देखेंगे ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 10 है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 15 हो गई ना। ठीक है, अब नेक्स्ट, सॉरी क्या आएंगे नेक्स्ट में, क्या है ए इक्वल टू क्या लिखा हुआ है ए माइनस बी, तो ए की जो करंट वैल्यू है वो हमारी कितनी है 15 है ना, तो यहाँ लिख देंगे 15 माइनस, और बी की करंट वैल्यू कितनी है 10 है, यहाँ पे कर दिया 10। ठीक है, ये नहीं होगा यहाँ पे, एक्चुअली ए नहीं, यहाँ पे हम लोग को करना चाहिए बी। तो बी इक्वल टू ए माइनस बी, तो 15 माइनस 10 वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई ना। बी में वैल्यू कितनी चली गई 5। अब नेक्स्ट आते हैं नीचे, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे ए, अब यहाँ पे लिखना है ए इक्वल टू, तो ए इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 15 और बी की वैल्यू कितनी है 5, तो 15 माइनस 5 इक्वल टू 10। क्लियर है दोनों कंडीशंस? फिर से एक बार समझ लीजिए सेकंड वाले को, a इक्वल टू ए प्लस बी लिखा, a की वैल्यू कितनी है 5 और b की वैल्यू है 10, तो 5 प्लस 10 कितना हो गया 15, जो कि a के अंदर में जाकर के स्टोर हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका क्या b, b इक्वल टू कितना है a माइनस बी, तो a की जो करंट वैल्यू है वो कितनी है 15 और b की जो करंट वैल्यू है वो कितनी है 10, यानी 15 माइनस 10 हो गया तो वैल्यू कितनी होगी 5। ये अब जो b की जो करंट वैल्यू है वो कितनी हो गई 5। थर्ड स्टेटमेंट ये है a इक्वल टू ए माइनस बी, तो a की करंट वैल्यू कितनी है 15 और b की करंट वैल्यू कितनी है 5, तो 15 माइनस 5 कितना हो गया 10। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो पहला जो हमारा अप्रोच था जिसके अंदर में हमने थर्ड वेरिएबल यूज किया है, और दूसरा जो है उसके अंदर में थर्ड वेरिएबल यूज नहीं किया है। ठीक है ना, एक थर्ड और तरीका है, थर्ड, इसको भी ए बी पे बनाते हैं। इसके लिए हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं, मान लीजिए टी, टी इक्वल टू ए, जो बुक्स में भी देखते होंगे ये अप्रोच, ए इक्वल टू बी और देन बी इक्वल टू टी। देखिए वेरिएबल का सबसे इंपॉर्टेंट नेचर यही है, जो भी हम लोग यहाँ पे वर्क परफॉर्म कर पा रहे हैं ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या है कि द वैल्यू ऑफ द एनी वेरिएबल दैट कैन बी चेंजेबल, दैट मीन्स कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम उसको हम जितनी बार चाहें उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा, कांस्टेंट वैल्यू कैसे डिक्लेयर करते हैं बताया भी था मैंने, जैसे इंट ए इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, अगर इसको कांस्टेंट बनाना है तो उसके आगे क्या लिख देंगे CONST, कॉन्स्ट इंट ए इक्वल टू 5। तो कॉन्स्ट इंट ए इक्वल टू 5 लिख करके, और अगर 5 की वैल्यू को अगर हम इंक्रीज करना चाहें तो इट विल बी नॉट पॉसिबल, इट विल बी जनरेट से कंपाइलेशन एरर। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं टी इक्वल टू ए का कॉन्सेप्ट क्या है। ए की वैल्यू कितनी है 5, तो टी इक्वल टू ए है तो टी की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। ठीक है, इसके बाद a इक्वल टू बी, यानी a के अंदर में किसकी वैल्यू डालनी है b के, तो a इक्वल टू a के अंदर b की वैल्यू कितनी है 10, यानी अब a की वैल्यू कितनी हो गई 10। अब यहाँ पे क्या कर रहा है b इक्वल टू t, तो t की वैल्यू कितनी थी 5 हो गया ना।
तो दैट मीन्स कि ए की वैल्यू 10 हो गई और बी की वैल्यू 5 हो गई। तो दैट मीन्स कि देयर आर 3 डिफरेंट अप्रोचेस दैट कैन बी यूज्ड फॉर द स्वैपिंग। ओके, अब इसी चीज को हम लोग प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, किस तरीके से प्रोग्राम बनाएंगे इसका। इंट ए, दो वैल्यू ले लेते हैं। ओके, क्लियर स्क्रीन। वैल्यू को एक बार इनिशियलाइज ही कर लेते हैं। सपोज कीजिए एक 15 कर देते हैं और बी की वैल्यू को क्या कर देते हैं, 10 कर देते हैं। ठीक है, पहला अप्रोच क्या था, सी इक्वल टू, एक वेरिएबल भी ले लेते हैं, नहीं तो एरर शो करेगा फिर। यहाँ पे इंट को एक डिक्लेयर करते हैं सी। ओके, सी इक्वल टू ए इंटू बी। ओके, देन ए इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए, देन बी इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई बी। पहला कॉन्सेप्ट ये था हमारा। वैल्यू को डिस्प्ले करा के एक बार चेक भी कर लेते हैं, प्रिंट एफ स्लैश एन ए इक्वल टू परसेंट डी कामा ए, नाउ प्रिंट एफ स्लैश एन बी इक्वल टू परसेंट डी कामा बी। ओके, सी कंपाइल नाउ, और आ गया ना, वैल्यू चेंज हो गई, ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 15। ओके, दूसरा कॉन्सेप्ट इसके अंदर में ये था, ए इक्वल टू ए प्लस बी, देन था बी इक्वल टू ए माइनस बी, के बाद था ए इक्वल टू ए माइनस बी। यही कॉन्सेप्ट था। इसमें हमने सिर्फ दो वेरिएबल को यूज किया है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ओके, कंपाइल, यहाँ पे एरर शो आ रहा है क्योंकि यहाँ पे सेमीकोलन नहीं दिया है। सी के अंदर में हर एक जो स्टेटमेंट होता है दैट विल बी टर्मिनेटेड बाय द सेमीकोलन। ओके, कंपाइल नाउ, रन। ठीक है, ये भी हो गया ना कंप्लीट। नेक्स्ट क्या था हमारा, टी वाला एक था, इसमें टेम्परेरी, टी को एक टेम्परेरी वेरिएबल बोलते हैं जनरली। टी इक्वल टू ए इक्वल टू बी, ओके, एंड बी इक्वल टू टी। ओके, फिर एक बार कंपाइल कर लाते हैं, फिर सेमीकोलन नहीं दिया यहाँ पे, कंपाइल, अनडिफाइंड सिंबल टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा टी, कंपाइल नाउ। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कि 3 डिफरेंट मेथड्स के थ्रू हम लोगों ने क्या किया, स्वैपिंग किया। तो बेसिकली स्वैपिंग के अंदर में दो कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, एक होता है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल और एक होता है बाय यूजिंग ओनली 2 वेरिएबल्स। ओके, तो इस तरीके से बेसिकली जो सेशन था, इसमें आपने ये देखा कि हाउ टू डिस्प्ले द डायगोनल एलिमेंट, हाउ टू डिस्प्ले रिवर्स डायगोनल। उसके बाद आपको ये भी बताया कि दोनों को कंबाइंड एक साथ अगर आप चाहें कि प्रिंसिपल डायगोनल और रिवर्स डायगोनल दोनों को एक साथ अगर डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए जो लॉजिकल ऑपरेटर यूज करके हम बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया कि हाउ टू डिफाइन इनपुट टू मैट्रिसेज एंड परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क ऑन देम। इसके बाद मैंने एक चीज और आपको बताया कि जिसके अंदर में रो और कॉलम को अगर हम डिफाइन नहीं करें, ठीक है, रन, दैट मीन्स कि ड्यूरिंग द कोडिंग हम जनरली वेरिएबल्स में अगर उसको असाइन नहीं करते हैं, जैसे इंट रो कॉलम लिख रहे हैं, तो उस रो और कॉलम की जो वैल्यू है, एक तो तरीका है कि अगर हम पहले फिक्स कर दें, ठीक है, और दूसरा तरीका ये भी है कि अगर हम प्रोग्राम में न लिख करके उसको कहाँ पे यूज कर दें, वहां पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के पास, जो बाय यूजिंग डिफाइन। वहां पे आपने देखा कि कैसे डिफाइन रो 1 की वैल्यू, कॉलम 1 की वैल्यू, रो 2 की वैल्यू, कॉलम 2 की वैल्यू, ये सारी चीजें वहां पे हम लोग दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे उसके बाद जो हमारा सेशन स्टार्ट हुआ उसके अंदर में स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट। स्वैपिंग इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज क्योंकि हमने ये सेशन आपके लिए भी इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि जो सॉर्टिंग का प्रोग्राम कराया था मैंने, जिसके अंदर में सिलेक्शन सॉर्ट यूज किया था मैंने, तो उसके अंदर में आपको देखा होगा कि टी इक्वल टू ए आई इक्वल टू ए जे इक्वल टू टी। तो वो जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वैपिंग। और वहां पे जो वो टी इक्वल टू ए आई इक्वल टू ए जे और ए जे इक्वल टू टी जो बेसिकली यूज किया गया था, वो यूज किया था आपका स्वैपिंग। तो वहां पे भी हो रहा था लेकिन बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, तो इस तरीके से आज का जो सेशन है हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट जो कल का सेशन होगा दैट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट।
इन सी प्रोग्रामिंग। ओके, तो कल अब फंक्शंस हम लोग स्टार्ट करेंगे, और फंक्शंस जब फिनिश होगा आपका, तो उसके बाद हम लोग जो इसके अंदर में जो यूज करेंगे, आपको ये भी मैं बताऊंगा कि हाउ कैन वी क्रिएट योर ओन हेडर फाइल्स। आप कैसे अपना खुद का हेडर फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और उस हेडर फाइल्स को किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे कब, जब आपका फंक्शन फिनिश हो जाएगा। ओके।